तो चलिए आइए दोस्तों बढ़ाते हैं चैप्टर को आगे। आज भी हम जो है दो एडजस्टमेंट को, इस नई दो एडजस्टमेंट है हमारी, उसको सीखेंगे। एक तो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी गुड्स को फ्री सैंपल दे देते हैं, सैंपल के तौर पर कि बोलते हैं कंज्यूमर्स को पहले यूज़ कीजिए, फिर जो है आप आइए हमसे खरीदिए। फिर दूसरा है ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर, यानी कि हमारे जो बिजनेस का मालिक है, ओनर है, वो क्या करता है, गुड्स की जो है ड्राइंग करता है, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमारे शॉप से या फर्म से बोलने की गुड्स ले जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तब क्या जो है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी, उसके बारे में हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो है दो एडजस्टमेंट करेंगे, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गुड्स ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट, नई एडजस्टमेंट कराने के लिए इलस्ट्रेशन 8 का यूज़ करूंगा मैं। ठीक है, वैसे इलस्ट्रेशन 8 में बहुत वो दूसरी भी एडजस्टमेंट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इलस्ट्रेशन 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें जो है ट्रेडिंग P&L बनाना है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस हमें दोनों गिवन है। डेबिट में जो बैलेंसेस हमें गिवन है वो या तो एसेट हो सकते हैं या तो एक्सपेंस, और क्रेडिट में जो हमें बैलेंस गिवन है वो या तो रेवेन्यूज यानी कि इनकम, या तो फिर हमारी जो है वो लायबिलिटीज़ यानी कि देनदारी, जो हमारी लायबिलिटीज़ होती है, कर्जा होता है, वो हो सकता है। ठीक है, और साथ में हमें एडजस्टमेंट्स भी गिवन है और वो हमें करनी है। तो उम्मीद है बैलेंसेस को पुट करना आपको आता होगा। सबसे पहले जिस पे हमारी एडजस्टमेंट्स है उस बैलेंसेस पे हमें टिक लगाना है, जिससे कि उसका हम जो है अमाउंट इनर कॉलम में लिख सकें। सबसे पहली क्लोजिंग स्टॉक, जिस पे कोई टिक नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हमारा है गुड्स कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल वगैरह वगैरह जो भी हो, इसकी आप एडजस्टमेंट करने के लिए परचेज पे टिक लगाएंगे, जो कि डेबिट बैलेंस की 6th एंट्री है। ठीक है, परचेज पे आप टिक लगाएंगे, इसका अमाउंट जो है इनर कॉलम में हम लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी पर्सनल यूज़, उस पर भी आप परचेज पे टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर है क्रेडिट सेल हुई है, सेल्स पे टिक लगाएंगे, क्रेडिट बैलेंस का पहला जो है बैलेंस है सेल्स का। फिर क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ना, उस पर टिक लगा लीजिए, उसके अंदर भी एडजस्टमेंट है हमारी। फिर है प्रोविजन, जो कि डेटर पे टिक लगेगा। डेटर कहाँ है, डेटर आपकी जो है 7th एंट्री है डेबिट बैलेंस की, उस पर आप टिक लगा लीजिए। 1/3 एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे आप इंटर एंड टिक लगाएंगे, जो कि डेबिट बैलेंस की लास्ट एंट्री है 2nd पेज पे, यानी कि 127 पेज नंबर पे। ठीक है, उस पर टिक लगाएंगे। बाकी स्क्रीनशॉट आपने खींच लिया है। तो चलिए आइए सबसे पहले मैं बैलेंसेस को पुट करता हूँ, फिर मिलता हूँ एडजस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने कर दिए हैं सारे बैलेंसेस पुट। कुछ बैलेंस मैंने छोड़े हैं, वो मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ कि क्यों क्यों छोड़ा है। सबसे पहले मैं सारे बैलेंसेस आपको बता देता हूँ। सैलरीज डेबिट बैलेंस को हम क्लियर करते हैं। सैलरीज गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में। BR हमें गिवन है, एसिड है तो हमने एसिड साइड में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट एसिड है, एसिड साइड में ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया। फर्नीचर एसिड है, एसिड साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आता है, लिख दिया। परचेज डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, उसके अंदर दो एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में अमाउंट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया, उसका जो है उस पर टिक तो नहीं लगा था एडजस्टमेंट, फिर भी मैंने इनर कॉलम में लिखा। इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर हमें जो है इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक्सपेंस है तो इसलिए लिख दिया P&L के डेबिट साइड में। वेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फिर हमें रेंट गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट साइड में। बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स पे आप टिक लगा लीजिए, उसका मैंने बैलेंस अभी तक लिया नहीं है। एडजस्टमेंट जब मैं करूंगा तब मैं आपको जो है इस बैलेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस पर टिक लगा लीजिए, ये हमने किया नहीं अभी। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब कैरेज ऑन सेल्स, जब हम माल बेचते हैं ना तब उसके घर तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर के या कोई शॉप होगी, फैक्ट्री होगी, वहाँ तक पहुंचाने के लिए हम जो है भाड़ा देते हैं, तो वो होता है कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया किस में, P&L के डेबिट साइड में। फिर है कैश एट बैंक, एसिड है तो एसिड साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया कैश एट बैंक को। फिर हमें गिवन है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर तो वैसे एडजस्टमेंट मैंने बहुत सुना था, हम लिखते थे डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं है, हमें ये ऑलरेडी हमने लगा रखा था। सीधा डाल दो एक्सपेंस के उसमें, एक ही इफेक्ट। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डाल दो भाई, डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस या तो एसिड। डेब लगाया है फर्नीचर पे, एक्सपेंस है तो डाल दिए। कोई हमें जो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर गिवन है हमें। एक्रूड कमीशन, ये भी देखो अंदर गिवन है, एसिड है तो लिख दिया एक्रूड कमीशन एसिड साइड में एक ही बार। दो इफेक्ट इससे होंगे जो बाहर एडजस्टमेंट में हमें गिवन होते हैं।
फिर हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप टिक लगा लीजिए, इस पर एक एडजस्टमेंट है, मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। फिर आते हैं हम क्रेडिट बैलेंस पे, सेल्स गिवन है जिस पे एडजस्टमेंट है, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है, लिख दिया। कैपिटल लायबिलिटी है, उसके अंदर भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, हमें पता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस पे टिक लगा लीजिए, एक ये बैलेंस हमने नहीं किया। एडजस्टमेंट में जब करूँगा प्रोविजन वाली, इसमें सब मैं जो है आपको बताऊँगा। फिर है 10% लोन, लिख दिया, लायबिलिटी है लोन। डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया। बिल पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट मैंने लिख दिया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जो हमारा पैसा डूबा था वो हमें रिकवर हो गया, मतलब हमारे जो डेट्स थे उन्होंने हमें पैसा दे दिया, तो इनकम होगी, तो इनकम साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो भी हमने जो है कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हमें गिवन है ट्रेडिंग कमीशन, कोई कमीशन मिली है ट्रेड करते वक्त, तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। अब हमने छोड़े कौन कौन से बैलेंसेज है, एक है PBDD का, यानी कि क्रेडिट बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और डेबिट बैलेंस में हमने बैड डेट छोड़ा है और एडवर्टाइजमेंट छोड़ा है, तो इसके बारे में मैं आपको जो है हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक एक तो आ जाएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, 6,000 रुपये का अमाउंट है, और एक आ जाएगा बैलेंस शीट में। फिर हमें गिवन है गुड्स का, देखिए लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वाइल गुड्स कॉस्टिंग 500 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए दोनों एडजस्टमेंट इसी में ही है। 1000 रुपये की जो गुड्स थी वो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल के तौर पे, एज अ एडवर्टाइजमेंट हमने कर दी, ठीक है। और दूसरा हमने जो है, हमारा प्रोप्राइटर है जो हमारा ओनर है, वो 500 रुपये की गुड्स अपने घर लेके चला गया पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की। एक हिसाब से हमने जो है सैंपल के तौर पर गुड्स दी हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट ही की है, किसकी, अपने प्रोडक्ट की। देखिए सबसे पहले सोचिए आप, हम अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो क्या जनरल एंट्री करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करते थे। एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कैश देते थे, तो टू कैश या बैंक करते थे, मैं कैश लिख लेता हूँ, ठीक है, यही एंट्री करते थे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने एडवर्टाइजमेंट करानी होती है तो ये जनरल एंट्री करते हैं कि हमने जो है पैसा खर्च किया किस पे, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, हमसे कैश गया और हमारा एक्सपेंस बढ़ा, तो एडवर्टाइजमेंट को डेबिट, कैश को क्रेडिट, ये करते थे। बट यहाँ हमने एडवर्टाइजमेंट तो की है, कैश नहीं दिया भाई, उसके बदले गुड्स दिए हैं, कैश नहीं दिया है, अपने गुड्स जो प्रोडक्ट हैं वो दिए हैं। देखिए अपने प्रोडक्ट दिए हैं हमने, ठीक है। अब हमने अपने गुड्स दिए हैं, अब गुड्स हम कौन से दिए हैं हमने, गुड्स को तो दो तरीके से हम लिखते हैं, बहुत होशियार हो आप जो है, समझ गया अगर तो। सेल्स और परचेज के नाम से हम रिकॉर्ड करते हैं उसको। सेल्स वाली गुड्स तो दे नहीं सकते हैं, कौन सी गुड्स देंगे, परचेज वाली। सेल्स वाली गुड्स तो बिक गई, वो हम कहाँ सैंपल के तौर पर देंगे, जो हमने परचेज करके रखा हुआ है गोडाउन में वही तो देंगे। तो कैश की जगह यहाँ पे हमने इस बार गुड्स दिए हैं, अब गुड्स को हम परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो टू परचेज, परचेजेस को अगर आप स्टॉक के नेचर का मानते हो, यानी कि स्टॉक अकाउंट मानते हो एसिड नेचर का, तो वो घट रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिए। तो नेट एंट्री हमारी क्या बनी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, वो कितने की थी, 1000 रुपये की थी, तो 1000 इसका, 1000 इसका, ठीक है, ये हो गए हमारी। अब इसके अगर इफेक्ट लें हम, इफेक्ट लें, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डेबिट में है, ठीक है, या तो एक्सपेंस होगा या तो क्या होगा, यहाँ कोई हमें या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा, हमने खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस P&L में होगा, फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ये शोरूम और फॉर्म्स वगैरह का खर्चा है, तो P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट। देखिए एडवर्टाइजमेंट पहले से ही हमें गिवन थी, हमने लिखी तो नहीं है बट गिवन थी, ये लिखना ठीक नहीं रहेगा, हमने फ्री सैंपल दिए हैं, तो साइड तो हमें पता लगी, तो सीधा हम लिख देंगे फ्री सैंपल। कितने का दिया हमने, 1000 रुपये का दिया है, 1000 रुपीज़ का दिया है, ठीक है, टू फ्री सैंपल लिख दिया है। यहाँ पे परचेज क्रेडिट में है, या ऑलरेडी हमें परचेज दिख रही है जो कि डेबिट में थी, हमने यहाँ पे लिखी है, और यहाँ क्रेडिट में चला गया तो माइनस कर दो, इस पर भी लिख दो फ्री सैंपल। देखिए टर्म्स आपको ये वाली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं जनरल एंट्री इसीलिए आपको बताता हूँ कि आपको साइड पता लग जाए कि किस किस साइड हमें इफेक्ट लेने हैं, ठीक है। तो फ्री सैंपल लिख दिया 1000,
इसको भी इनर कॉलम में लिख दिया। दो इफेक्ट ले लिए, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर दिया और एज अ एक्सपेंस हमने ट्रीट किया हो तो लिख दिया पीएनएल के डेबिट साइड में। आप खुद सोचो, जब हम गुड्स दे रहे हैं किसमें, हम फ्री सैंपल के तौर पर दे रहे हैं, वो तो एक हिसाब से हमारा खर्चा ही हो रहा है, तो खर्चे में लिख दिया हमने, और दूसरा हमारी गुड्स जा रही है तो उसमें से माइनस कर दिया हमने, बस सिंपल। और दूसरा हमें गिवन है ड्राइंग, यानी कि प्रोपराइटर कुछ भी चीज़ हमारे जो है फर्म से ले जाता है, ये हमारा 1 हो गया और यही 2 का सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। प्रोपराइटर जो है वो हमारे फर्म से कुछ ले जाता है तो वो हमारी ड्राइंग मानी जाती है। अगर कोई भी प्रोपराइटर हमारे फर्म से कुछ ले जाता है तो एज अ ड्राइंग हम जो है उसको ट्रीट करते हैं। अगर ड्राइंग से के बदले कैश ले जाता है वो, तो हम जर्नल एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ पैसा जो है हमारे बिजनेस से ले जाता है उसका ओनर, तो ड्राइंग हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बट यहाँ ड्राइंग कैश की नहीं हुई है, यहाँ ड्राइंग गुड्स की हुई है, तो वही जैसे हमने यहाँ पे भी गुड्स दिए थे कैश के बदले, तो टू परचेज कर दो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ड्राइंग कैपिटल नेचर का है, परचेजेस को स्टॉक नेचर का आप मान लीजिए। यहाँ सबसे पहले ड्राइंग का ले लेते हैं, ड्राइंग डेबिट में है, कैपिटल डेबिट में होती है, ठीक है, ये कैपिटल नेचर का है अंदर से। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस ही होती है ना, यहाँ डेबिट में है और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, जब बढ़ती है क्रेडिट घटती है तो डेबिट। यहाँ कैपिटल डेबिट में है और यहाँ क्रेडिट में थी, हमने तभी लायबिलिटी साइड लिखी है, और यहाँ डेबिट में तो इसलिए माइनस कर देंगे इसको, माइनस, और लिखेंगे क्या, ड्राइंग ऑफ गुड्स कितने की हैं, 500 रुपीज़ की, ठीक है, ये 500 रुपीज़ की हैं गुड्स। और परचेज वैसी क्रेडिट में, यहाँ डेबिट में थी, हमें गिवन थी, लिख देंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स 500 की, यहाँ आ गया 28,500 हमारा नेट निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारी जो है बेसिकली जो है गुड्स अगर हम फ्री सैंपल के तौर पर दें तो हमारी एडजस्टमेंट की जाती है, और जब भी कोई प्रोपराइटर ड्राइंग करके जाता है यानी कि गुड्स ले जाता है पर्सनल यूज़ के लिए तो एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। अब अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं, यानी कि अगली एडजस्टमेंट पे, हमारी थर्ड वाली, ठीक है। अब दोस्तों इसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जिसकी मैं जनरल एंट्री आपको नहीं बता सकता, ठीक है, वो मैंने भी नहीं सीखी है, बट उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे आती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्रेडिट सेल ऑफ 2000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक, मतलब कि 2000 पे जो थे उसकी क्रेडिट सेल हुई थी, उधार पे हमने सेल की थी, बस उसको जो है हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब भैया रूल तो ये कहता है कि चाहे कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो, सेल्स में रिकॉर्ड होंगी दोनों। नेट सेल्स यहाँ पे लिखी जाती हैं जिसका जो है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स दोनों को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, बट 2000 की क्रेडिट सेल हुई थी, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है। अगर रिकॉर्ड नहीं करा तो अब कर दो रिकॉर्ड, ठीक है। अगर हमने रिकॉर्ड नहीं करा तो अब कर दो रिकॉर्ड। अब क्रेडिट सेल्स तो हुई है 2000 की, यहाँ पे सेल्स में रिकॉर्ड कर दो, प्लस लिख दो क्रेडिट सेल्स, 2000 की हुई है तो 2000 इसमें जोड़ दो, ये कितने का हो गया, 68,420 का नेट सेल्स हो गई। ये तो एक इफेक्ट हमें पता लग गया। अब दूसरा, अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे देनदार भी तो बढ़ेंगे, पैसा उन्हें देना है हमें, तो इसका मतलब हमारे डेटर भी बढ़ेंगे, तो डेटर में भी प्लस कर दो कि क्रेडिट सेल्स हुई है तो प्लस क्रेडिट सेल, डेटर भी हमारे बढ़ गए 2000 के, इसमें भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर हमारी जो है हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, जिसको हम सेल करते हैं उसका नाम लिखते हैं और सेल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैं आशीष नाम कर दे देता हूँ, तो आशीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही तो करते थे। आशीष अंदर से हमारा है तो डेटर, भले ही हम उसका नाम देंगे। यहाँ हम फाइनल अकाउंट बनाते वक्त किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहे हैं, सीधा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री का मतलब पता नहीं है, वो बहुत सारे डेटर हैं, तो उसमें से आशीष भी जुड़ जाएगा। तो आशीष को मैं डेटर ही लिख दूँ, डेटर अकाउंट डेबिट, सेम ही तो बात है, आशीष है तो हमारा डेटर ही ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की सेल्स, 2000 रुपये की सेल्स, ये हमारी जनरल एंट्री बनती है। और आप देख सकते हैं इसी के ही इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं, डेटर डेबिट में है और यहाँ पे भी डेबिट था, सेम साइड प्लस होती है तो प्लस कर दिया, और यहाँ सेल्स क्रेडिट में है, यहाँ पे भी क्रेडिट में मुझे गिवन थी, सेम साइड प्लस होती है तो यहाँ पे भी प्लस कर दिया, इसी के ही हमने इफेक्ट यहाँ पे लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग 1000 विच वर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल्स बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर। मतलब क्लोजिंग स्टॉक में एक गुड्स इंक्लूड है 1000 रुपये की। क्लोजिंग स्टॉक हमने जो लिखा है ना यहाँ पे 6000 का, उसमें 1000 रुपये की जो है गुड्स एक इंक्लूड है जो कि बिक गई हैं, बट वो डिलीवर नहीं हुई कस्टमर के घर। भैया डिलीवर नहीं हुई, बिक तो गई हैं, क्लोजिंग स्टॉक से उसको हटा दो। अभी इतना हमें जो है स्टॉक बचा ही नहीं है, 1000 रुपये की गुड्स हमने बेच रखी हैं, डिलीवर नहीं हुई थी, इसीलिए हमने जो है 6000 रुपये की गुड्स गिन ली। लेकिन सेल्स तो ये है, रियलिटी में हमारे पास तो 5000 की ही गुड्स है ना, हमने तो 1000 रुपये की बेच दी, बट वो डिलीवर नहीं थी, इसीलिए गलती से हमने कर दिया। अब हम जो है इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, इसमें से हटा देंगे, लिख देंगे गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड। कितने की थी वो गुड्स? 1000 की थी, ठीक है। तो 6000 यहाँ पे अंदर लिख के हम 1000 करके 5000 का कर देंगे इसको, ठीक है। एक इफेक्ट हमें पता लग गया, और दूसरी इफेक्ट भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि दूसरी जगह जो है क्लोजिंग स्टॉक भी आता है बैलेंस शीट में, ठीक है। इसको भी आउटर से हटा के इनर कॉलम में लिखेंगे, और इसमें से भी हम जो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, लिख देंगे गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड 1000। नेट हमारे पास गुड्स कितने की है? 5000 की, बट वो डिलीवर नहीं थी, इसीलिए हमने गलती से गिन के 6000 रुपये की कर दी थी, बट नेट हमारे पास कितनी की थी? 5000 की थी। तो इसकी भी एडजस्टमेंट हमने कर दी। दो इफेक्ट होते हैं, दोनों इफेक्ट हमने ले लिए। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। इसको ध्यान से सुनिएगा, हमें जो है डाउटफुल डेट पे प्रोविजन बनाना है, जिस पे हमें डाउट है। मैंने बोला था प्रोविजन हमेशा रियल पे बनता है, और रियल हमारे पास अभी 20000 है कि 22000 है? बहुत होशियार हो आप, 22000 है रियल डेटर हमारे पास, 22000 है, क्योंकि क्रेडिट सेल हमने की थी वो रिकॉर्ड नहीं की, बट अब हमने कर ली, 22000 के डेटर हैं। और 22000 का 5% कितना हुआ? 22000 का 10% 2200, 5 1100 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो माइनस कर दो, लिख दो PBDD, इसका ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपका, 1100। इसका जो नेट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 20900, ठीक है। अब यही प्रोविजन हमारा एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। बट आप अभी देख लो, एक बेड डेप्स गिवन है, उसमें प्लस हो जाता है। बेड डेप्स हमें गिवन है 1200 के, ठीक है। 1200 पे हमारे पास बेड डेप्स गिवन है, और उसमें से अगर हम ये प्लस कर दें प्रोविजन जो हमने बनाया था, क्योंकि यहाँ पे प्लस करके ही तो हम लिखते हैं 1100, तो दोनों कितने के हुए? 2300 सॉरी, यहाँ हुए 2300। और ओल्ड रिजर्व हमें कितना गिवन है? देखिए आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड वाला है जो ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है 2500 का, 2500 रुपये का। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हमारे जो है ओल्ड रिजर्व ज़्यादा हो तब वो जो है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यहाँ पे ओल्ड रिजर्व ज़्यादा है, मतलब कि आज हम एक एक्सपेंस लॉस ट्रीट करके बना रहे हैं प्रोविजन, और एक और एक्सपेंस हो रहा है हमारे पास बेड डेप्थ, जो कि दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 2300 रुपये के। बट हमने पिछली बार भी एक प्रोविजन बनाया था 2500 रुपये का, उसमें से भी अगर हम इसको भी हटा दें 2300 रुपये, तब भी हमारे पास 200 रुपये बच रहे हैं। तो ये हमारी इनकम होगी कि नहीं होगी? इनकम होगी ना। तो इसीलिए हम जो है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे? सबसे पहले ओल्ड रिजर्व लिखेंगे बाय प्रोविजन, मैं PBDD लिख देता हूँ, इसको प्रोविजन छोड़ दिया, PBDD ओल्ड वाला, ठीक है, 2500 रुपये। अब वहाँ पे प्लस बेड डेट्स प्लस होता था, प्रोविजन भी प्लस होता था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर देंगे प्रोविजन जो कि है न्यू वाला, कितना है? 1100 का, और माइनस कर देंगे बेड डेट्स। इसी के लिए ही तो बनाया था हमने पिछली बार भी प्रोविजन, बेड डेट्स के लिए तो बनाया था कि पैसा डूब ना जाए। अब उससे हटा दो भाई, बेड डेट्स 1200, कितना बचा? 2000 और 200। तो ये हमें जो है प्रॉफिट हुआ है। बस सिंपल सा फंडा है। अगली जो वीडियो आएगी ये सारे केसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस किस केस में जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसकी चिंता मत कीजिए, अगर नहीं समझ में भी आ रहा, अगली वीडियो में गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। फिर हमें लास्ट में जो है गिवन है एडजस्टमेंट की, उसमें लिखा हुआ है कि 1/3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न हो, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गिवन है ना हमें,
उसका 1/3 जो है एज अ एक्सपेंस उसको ट्रीट किया जाएगा और वही राइट ऑफ किया जाएगा इसमें अकाउंट में, मतलब 1/3 ही। एडवर्टाइजमेंट हमें कितने का गिवन है, हमें एडवर्टाइजमेंट 7500 की गिवन है, आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि 1/3 ही एक्सपेंस है, अगर इसका हम 1/3 निकालते हैं तो 2500 रुपये निकलता है, ठीक है। वो बोलता है कि यही जो 2500 रुपये है यही एक्सपेंस है, बाकी नहीं है। 2500 रुपये ये जो निकल रहा है यही एक्सपेंस है, बाकी एक्सपेंस नहीं है। अब भैया बाकी एक्सपेंस नहीं है तो क्या है, अब कभी कभी क्या होता है कि हम जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, हम विज्ञापन छपवाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम सालों पहले का विज्ञापन जो है छपवाते हैं या करवाते हैं तो उसका फ़ायदा अभी तक हमें मिल रहा होता है। मान लीजिए 2015 में हमने एडवर्टाइज़ करा दिया अपने फर्म के प्रोडक्ट्स का, क्रीम का काम या कंप्यूटर लैपटॉप्स का काम था, हमने एडवर्टाइजमेंट करा लिया और उसका फ़ायदा आज 21 में भी हमें मिल रहा है, ठीक है। और जिस चीज़ का हमें फ़ायदा सालों तक मिलता है तो वो हमारे बिजनेस का एसेट कहलाता है, संपत्ति कहलाती है। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ 2500 रुपये ही हमारे एक्सपेंस है, बाकी के जो 5000 बचते हैं ना उसको हम एसेट मानेंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा अभी तक हमें मिल रहा है। जब भी आपके ये क्वेश्चन बने कि 1/3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो इसका मतलब ही यही होता है कि 1/3 जो है या हाफ एडवर्टाइजमेंट बोल दे तो हाफ वाला ही जो है एक्सपेंस में लिखा जाएगा, बाकी सारा एसेट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब 2500 रुपये बना तो वही एक्सपेंस में लिखेंगे हम, टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 2500, और बाकी का जो है एडवर्टाइजमेंट कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अनएक्सपायर्ड, जो कि अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ हुआ है, वो खर्चा हमने किया अभी तक एक्सपायर नहीं, उसका फ़ायदा अभी तक हमें मिल रहा है, तो अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट कितने का 5000 का, जो कि निकला कैसे 7500 रुपये में से 2500 हटा दो जो कि एक्सपेंस हमने राइट ऑफ किए और 5000 मिला हमें। तो ये इसका बैक का कॉन्सेप्ट है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको कोई बोलता है 1/3 एडवर्टाइजमेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ वगैरह वगैरह जो भी ऐसे अगर क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी एडजस्टमेंट हमने जो है कंप्लीट कर ली है, बस हमारी एक एडजस्टमेंट रह रही है जो कि वो हिडन है, हमें यहाँ पे गिवन नहीं है बट हिडन है, हमें पहचाननी है, ठीक है। आप देख सकते हैं 10% एक लोन गिवन है आपको, 10% का एक लोन गिवन है आपको जो कि है 10,000 का, ठीक है, 10,000 का 10% का मतलब होता है कि 10% के ब्याज पे हमने ले रखा है, 10,000 का लोन है तो 10% 10,000 का कितना होगा, ठीक है, 10/100 कर दिए। और साथ में एक डेट लिखी हुई है 1 अक्टूबर 2013, हमारी डेट लास्ट डेट क्या है 31 मार्च, और अक्टूबर से अगर गिने हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने होते हैं, तो इंटू 6/12 इसको अगर हम करें तो 500 रुपये निकलते हैं हमारे, ठीक है, 500 रुपीज़ निकलते हैं। बट हमने जो है ट्रायल बैलेंस में हमें 400 गिवन है। भैया पूरे साल में अगर हम देखें 1 अक्टूबर 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक हमें 500 रुपये जो है इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी हमें 400 गिवन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो है 100 रुपये का इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो कर लेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ की है तो एक्सपेंस वो भी 500, और यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने की है 100 रुपीज़। ये थी हमारी हिडन एडजस्टमेंट। अगर मान लीजिए 6 महीने वाला चक्कर नहीं होता सीधा तो ये 1000 रुपये बनती, 1000 बनती, ठीक है, 6 महीने वाला चक्कर ही नहीं होता तो तब आप क्या करते इसमें 600 प्लस करते, यहाँ पे 600 लिखते। ये थी हिडन एडजस्टमेंट। जब भी आपको 10% के हिसाब से कोई लोन वोन गिवन हो ना तो ये ज़रूर आप कंफर्म कर लेना कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें गिवन है कि नहीं, पूरा अगर गिवन है तो पूरा गिवन है कि नहीं, कुछ आउटस्टैंडिंग है तो नहीं। बस कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मुझे जो है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, डेबिट साइड को माइनस कर देता हूँ। तो 35,890 रुपीज़ का जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है, उसी को ट्रांसफ़र कर देंगे PNL में। और यहाँ पर भी मुझे जो है क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है, इसको मैं पहले टोटल कर लेता हूँ, माइनस कर देता हूँ डेबिट साइड।
तो 25,500 का जो है नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। नेट प्रॉफिट ये जो है बैलेंसिंग फिगर से निकला है, ठीक है। 25,500 हमें जो है 25,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और वही इसमें प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 25,500, तो ये आ जाएगा 75,000, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो 99,900 करेंगे लायबिलिटी साइड को, और अगर एसेट साइड को मैच करोगे तो 99,900 आ जाएगा। बैलेंस शीट हमारी मैच हो रखी है, टैली हो गई है, ठीक है। और इसका मतलब हमने एडजस्टमेंट बिल्कुल सही पुट किया है। आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी जो है हमने एडजस्टमेंट की जनरल एंट्रीज प्लस इफेक्ट लिए हैं। तो दोस्तों इन एडजस्टमेंट्स में से जो भी हमने एडजस्टमेंट कर रखी है उस पर टिक लगा रखा है। और आज हमने जो है 2 एडजस्टमेंट की है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है। और आज हमने ये सारी जो है ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर ली है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 100% हम तैयार हैं। इस चैप्टर में से कोई भी अगर क्वेश्चन बन जाता है और हम आराम से कर देंगे, कोई भी एडजस्टमेंट हमें अगर कोई भी दे देता है तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट बची हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, ये सब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इनकम कोई एडवांस में हमें मिल जाती है, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये सब मैं आपको करा दूंगा। अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको सारे केसेस बताऊंगा कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के क्या क्या केसेस बनते हैं और क्या क्या इनकी एडजस्टमेंट में हम जो है करेंगे, क्योंकि ये बहुत रूखा सूखा मैंने आपको समझाया था जल्दी में, तो इसलिए क्योंकि एक सेपरेट वीडियो इसलिए आएगी और उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे एडजस्टमेंट्स को। उसके अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो बची हुई एडजस्टमेंट है वो कराऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए। कंटेंट आपको पता ही है कि मैं कैसा बनाता हूँ, तो इसी वजह से जो है आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एनआईएस से जो भी रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो भी इस चैनल पे आपको मिलेंगी। आगे जो है कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एनआईएस में सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, उसकी भी वीडियोस आएंगी। टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा वीडियोस बनाने का, जब भी मिलता है तो पूरी कोशिश करता हूँ अच्छी जो है कंटेंट बनाऊँ। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।